हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस बेद मोहिनी मैम में। भाई, दिवाली ने तो सच में सभी का दिवाला निकाल रखा है। इतनी मुश्किल परिस्थितियां हैं इस समय। आप सभी लोग हाउस वाइफ हैं और समझ सकते हैं। सभी लोग तो नहीं, लेकिन हाँ लगभग गर्ल्स हैं और गर्ल्स समझ सकती हैं इस समस्या को। मैरिड ही नहीं, इस समय अनमैरिड का भी यही हाल होगा। भाई, दिवाली की सफाई में मम्मियाँ जो होती हैं ना, किसी को नहीं छोड़ती हैं। तो और मैरिड के ऊपर तो और भी एक्स्ट्रा हो जाता है। भाई, बच्चे होते हैं, छोटे फैमिली होती है। तो भाई, इस समय जो क्लास हो रही है, मैं किसी पर एहसान नहीं जता रही हूँ, लेकिन इतनी मुश्किल क्लासेस चल रही हैं ये 2-3 दिन से। थक के मैं चूर हो जाती हूँ। शाम को क्लास रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल काम होता है। मैं शाम को ही रिकॉर्ड करती हूँ ज़्यादातर क्लास, क्योंकि सुबह के टाइम और ज़्यादा समस्याएं हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, आप समझ सकते हो। तो मैं क्लास को स्टार्ट तो कर रही हूँ, पर मुझे भी नहीं पता है कि आज मैं क्लास कितनी कर पाऊँगी। और कोशिश करूँगी कि कल जो टॉपिक हमारा रह गया था उसे कंप्लीट कर लें, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें खींच नहीं सकते हैं। भाई, दिवाली तो आज है, 2 दिन बाद नहीं रहेगी, पर ये सच है कि हमारा एग्जाम तो अभी जल्दी में भी हो सकता है और थोड़ा बहुत डिले हो सकता है। लेकिन ये सच है कि 6-7 महीने में कोई ना कोई एग्जाम शायद हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। क्षमा प्रार्थी हूँ जो इतनी बेवजह की बातें करनी पड़ रही हैं चैनल पर मैं आपको बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह मानती हूँ, इसलिए मन की बातें को शेयर कर लेती हूँ। नेगेटिव कमेंट ना करिएगा कि इतनी ही प्रॉब्लम है तो फिर क्लास क्यों ले रही हो, ये वो। बहुत से लोग कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, तो ऐसा नहीं करिएगा। एज अ फ्रेंड हम आपसे सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम कल के ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जो कि हम पढ़ रहे थे रेशो के परीक्षण। और आज की क्लास में जो हम लास्ट परीक्षण पढ़ेंगे, रासायनिक परीक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग क्या, होम साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं, इन्हें होम साइंस स्कूल कॉलेज में कहीं भी ढंग से पढ़ाई नहीं जाती है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं नॉर्मल जो हम पढ़ लेते हैं खुद से। ठीक है, आजकल कोचिंग का सहारा मिल गया तो उससे पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ डिफिकल्ट टॉपिक होते हैं जहाँ तक हम कभी पहुँचते नहीं और प्रश्न वहाँ से आते हैं। तो रासायनिक परीक्षण से प्रश्न आपके खूब आते हैं, अच्छी मात्रा में आते हैं। तो आज हम सारे रासायनिक परीक्षण भी आपको पूरा अच्छे से बता देंगे, जिससे अगर आप याद कर लेते हो तो प्रश्न गलत नहीं जाएगा और 2-3 प्रश्न आपको आए हुए भी मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो कल के परीक्षण थे वो प्लीज़ कल की वीडियो देख लीजिएगा, उस पर हम चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे। ग्रेविटी टेस्ट तक हमने कंप्लीट कर लिया था और हमने कहा था कपास व लीलन। और हाँ, आज की क्लास की विशेषता ये है कि मैंने जो भी कपास और लीलन के टेस्ट थे जो कल नहीं कराए थे, वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन ये भी तकनीकी और भौतिक टेस्ट ही जो कल के हैं शेष रह गए थे, वो हम आज करेंगे कुछ। फिर हम माइक्रोस्कोपिंग और रासायनिक को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम जो जस्ट बात करेंगे वो हम कल वाला टॉपिक कंप्लीट कर लें। टॉपिक तो वो सेम ही है, मतलब कल वाला जो रह गया उसे कंप्लीट कर लें। तकनीकी परीक्षण जो कि कपास व लीलन पर किए जाते हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, ये इन्हीं 2 पे किए जाएंगे। जितने भी परीक्षण मैं आपको पढ़ाऊंगी, चाहे स्याही परीक्षण हो, चाहे तेल परीक्षण हो, या कुंतल परीक्षण हो, ये सारे परीक्षण ओनली कपास और लीलन पर ही होते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहला जो परीक्षण होगा हम बात करेंगे नंबर 1 स्याही परीक्षण की। ओके, स्याही परीक्षण की हम बात करेंगे। स्याही परीक्षण जिसको हम इंक टेस्ट भी कहते हैं, इंक टेस्ट। ओके, तो इसी की हम बात करेंगे। जो अब हम स्याही परीक्षण में बात करेंगे कपास के परीक्षण की। ठीक है, कपास के रेशे की बात करेंगे सबसे पहले, बाद में हम बात करेंगे लीलन की। ठीक है, तो कपास के रेशे की हम यहाँ पर जब बात करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा भाई, स्याही परीक्षण है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्याही की यहाँ पर बूंद डालनी होगी। ठीक है, क्या करना होगा, बूंद डालनी होगी। ओके, सबसे पहले आपने बूंद डाली। जैसे ही बूंद स्याही की फैलेगी, क्या होगा, दूसरे पॉइंट पे क्या होगा, समझने के लिए कि ये बूंद फैलने लगेगी। ठीक है, अब जब ये फैल रही है तो इसकी रंगत कैसी हो जाएगी, फैलती जाएगी। और रंगत कैसी हो जाएगी, रंग कैसा हो जाएगा, रंगत इसकी कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि मध्य भाग जहाँ पर आपने बूंद डाली है, ठीक है, मध्य भाग गाढ़ा रहेगा, इसलिए किनारे पर रंगत कम रहेगी। ठीक है, तो मध्य भाग कैसा हो जाएगा। जो भी स्याही ज़्यादातर नीले रंग की होती है, काले रंग की भी अब आती है, लाल रंग की भी आती है, लेकिन मुख्यतः हम नीले रंग की स्याही का प्रयोग करते थे अभी तक। ठीक है, तो मध्य रंग कैसा होगा, गाढ़ा रहेगा। ठीक है, और किनारे पर ये फैलेगा तो कैसा हो जाएगा, हल्के रंग का हो जाएगा। ठीक है, आकार कैसा होगा इसका, आकार इसका अगर पूछा जाए कैसा रहेगा आकार, तो ये गोल नहीं होगा, कैसा होगा, अंडाकार होगा। ठीक है, आकार कैसा होगा, अंडाकार होगा इसका। ओके, आकार कैसा होगा, अंडाकार होगा। तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। बाहरी रेखा की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, बाहरी रेखा की अगर हम बात करें इसमें, जो बाहरी किनारे इसके कैसे होंगे, तो टेढ़े मेढ़े होंगे। ओके, बाहरी किनारे इसके टेढ़े मेढ़े। ओके, मेढ़े टेढ़े मेढ़े कर लीजिएगा, ये मात्रा गलत लग गई, ये टेढ़े मेढ़े कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद अगर हम बात करते हैं जहाँ पर बूंद गिरती है, तो मध्य भाग में ही हम बूंद तो बीच में डालते हैं ना, तो वो वाला भाग जहाँ बूंद गिरती है वहाँ पर रंग कैसा रहेगा, गाढ़ा रहेगा। अब बात करते हैं लीलन की। ठीक है, यहीं पर मैं लिख देती हूँ लीलन की। पहला पॉइंट क्या था, कपास था। दूसरे की बात कर लेते हैं लीलन की। लीलन में धब्बा कैसा बनेगा, अगर आपने सेम वही काम करना है, धब्बा बूंद डालोगे वो फैलेगी। ठीक है, तो बस आपको इतना ध्यान रखना, धब्बा कैसा रहेगा, इसमें अंडाकार हो रहा है, इसमें गोलाकार रहेगा। ठीक है, गोलाकार, इरेज इसलिए नहीं कर रहे हैं, आप एक ही जगह आराम से लिख लो। ओके, गोलाकार रहेगा। चिकने इसके किनारे कैसे होंगे, चिकने होंगे।
किनारे कैसे होंगे, चिकने। ओके, किनारे किसके इसके कैसे होंगे, चिकने होंगे। क्यों इसके किनारे मैं स्पेशली बता रही हूँ चिकने होंगे, क्योंकि जो कपास के किनारे थे, बाहर जो बाहरी रेखा थी वो टेढ़ी मेढ़ी थी, लेकिन इसका जैसे ये गोल बनेगा तो बिल्कुल चिकना गोल बनेगा। वो कपास का कैसा अंडाकार बन रहा था, लेकिन ये अंडाकार कैसा टेढ़ा मेढ़ा अंडाकार बनेगा। ठीक है, ये समझने वाली चीज़ है। ओके, जब बूंद आप डालोगे तो लीलन जो कि चिकनी बिल्कुल गोल रहेगी, और जो कपास है वो अंडाकार हो जाएगा आकार उसका, और ये टेढ़ा मेढ़ा सा रहेगा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो स्याही का रंग कैसा होगा, रंग का आकार कैसा होगा, तो स्याही का रंग एक समान होगा। ठीक है, यहाँ पर कैसा था, बीच में गाढ़ा था और किनारे पर हल्का था, लेकिन यहाँ पर कैसा रहेगा, रंग एक समान, एक समान लिख लीजिए। ओके, रंग कैसा रहेगा, एक समान रहेगा। क्लियर हुआ। बढ़ते हैं, हम दूसरा टेस्ट पढ़ते हैं। तो हमने बताया था ये किस पे होते हैं, खाली कपास और लीलन पर होते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा बात ही नहीं करनी और किसी रेशे की। तो अब हम और कोई रेशा इसमें नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ कपास लीलन पर ही स्याही परीक्षण होता है। दूसरा मतलब शायद ही आपने कहीं पढ़ाई की होगी तो किसी ने आपको ये सारे परीक्षण अलग करके पढ़ाए होंगे। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल परेशानी ना हो कि ढूंढना ना पड़े कौन सा कपास, क्योंकि ये परीक्षण बीच बीच में दिए हुए थे बुक में, लेकिन मैंने सारे अलग कर लिए। ठीक है, तो इतना सब आपके लिए कर रही हूँ, तो भाई इसके लिए थोड़ा सा हमें अपना सपोर्ट दे दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर भी कर देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, आपका मन है, लेकिन लाइक वगैरह तो ज़रूरी कर दिया करें। कहते हैं हमारे यहाँ बुज़ुर्ग कहते थे, या हमारी दादी जो थी वो कहती थी, शिक्षा और कुंडली कभी भी जो है फ्री में पंडित जी को नहीं दिखानी चाहिए, और ज्ञान कभी फ्री में नहीं लेना चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ फ्री में आप मुझे फ़ीस दो, अगर आप यही काम कर देते हो तो भी कहीं ना कहीं ये आपकी फ़ीस होती है। ठीक है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो आज के समय में। ठीक है, डिजिटल मार्केट है आज की, तो डिजिटल हो जाओ। ठीक है, तो यहीं पर आप थोड़ा सा सपोर्ट हमें कर दें, बस यही हमें बहुत है। ओके, सूती की बात अगर हम करते हैं, सूती की अगर हम बात करें तो सूती तेल परीक्षण की बात कर रहे हैं, ऑयल टेस्ट की। तो ऑयल टेस्ट में भी आप सेम काम करोगे, क्या करोगे, बूंद डालोगे। ठीक है, बूंद डालोगे तेल की तो उसका धब्बा तो बनेगा ना, तो वो सूती रेशे में कैसा पड़ेगा धब्बा, ये बताना है। तो धब्बा बनेगा अपारदर्शी। ठीक है, अपारदर्शी। ओके, अपारदर्शी बनेगा, धुंधला होगा, क्योंकि सूती का रेशा थोड़ा धुंधला होता ही है। ठीक है, धुंधला होता है तो धब्बा भी धुंधला ही पड़ेगा। अंधकार युक्त सा धब्बा पड़ेगा, कि रोशनी नहीं होती ना, गंदा मतलब धुंधला होता है, इस वजह से धब्बा भी अंधकार युक्त होगा। ओके, अंधकार युक्त धब्बा होगा तथा गंदा सा दिखाई देगा। सारी चीज़ें मतलब क्या होती है, डल कलर की होंगी। गंदा दिखेगा, अंधकार युक्त दिखेगा, धुंधला दिखेगा, ये डलनेस होती है ना इन चीज़ों में, वही चीज़ दिखाई देगी। ठीक है, तथा गंदा दिखेगा। कौन सा, कपास का रेशा। ठीक है, गंदा सा दिखाई देगा। अगर यहीं पर हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट लीलन की। ओके, लीलन की बात करते हैं, लीलन का रेशा, तो धब्बा कैसा दिखेगा, पारदर्शी। ठीक है, धब्बा कैसे दिखेगा, पारदर्शी दिखेगा, पारदर्शी तथा चमकीलापन। ठीक है, तथा इसमें थोड़ा चमकीलापन होगा, पारदर्शी तथा चमकीलापन होगा। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। इतना सा ही है कि सूती के रेशे पे जब आप तेल का धब्बा डालोगे तो वो अपारदर्शी बनेगा, धुंधला सा दिखेगा, अंधकार युक्त तथा गंदा सा दिखाई देता है, और आप लीलन पर डालते हो तो धब्बा पारदर्शी तथा चमकीलापन लिए हुए होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसी क्रम में नमी परीक्षण की। तीसरा, ये भी आपका किस पर होता है, कपास और सूती और लीलन पर ही होता है। कौन सा, नमी परीक्षण। नमी परीक्षण जिसको हम मॉइस्चर टेस्ट भी कहते हैं, मॉइस्चर टेस्ट। ओके, तो नमी परीक्षण में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, सूती रेशा बहुत इजी है, इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें भी अवशोषक होता है, तो नमी कैसा होगा, सहजता से ग्रहण कर लेगा, सहजता से, आसानी से ग्रहण कर लेगा, सहजता से ग्रहण करेगा। लेकिन वही बात आ जाएगी लीलन की, तो आप सभी अच्छे से जानते हो रसोई घर में हम कौन सा लीलन का कपड़ा यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि लीलन, भाई सब तो नहीं करते हैं भैया, रईस लोग ही कर पाएंगे क्योंकि लीलन महंगा होता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल अगर क्वेश्चन आता है जीके का तो आप ये कहोगे लीलन का रेशा जो है किचन के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जल्दी से पानी को अवशोषित करता है और अच्छे से रिलीज़ भी कर देता है। तो लीलन का जो रेशा होता है यहाँ पर शीघ्रता से पानी, मतलब
कपास का तो ग्रहण कर ही रहा है, लेकिन कपास से भी शीघ्रता से बहुत ही जल्दी पानी को ये अपने अंदर अवशोषित कर लेगा, शीघ्रता से अवशोषित कर लेगा। तो इसमें कुछ याद करने वाला ज़्यादा है नहीं। और ऐसा नहीं है मैंने आपको मतलब आप लोगों की लगे कि ये कुछ मैं कम कंटेंट आपको लाई हूँ, नहीं, अभी आपको पढ़ना है, अभी आगे पता चलेगा जब आप माइक्रोस्कोपिक टेस्ट पढ़ोगे और जब रासायनिक टेस्ट। तो इसलिए ज़्यादा यहाँ पर खुश मत होना कि यहाँ पर बहुत कम है पढ़ने के लिए। अभी तो हवा टाइट होने वाली है हम सबकी, ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें आने वाली हैं, लेकिन अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से प्रश्न भी अच्छी मात्रा में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात कर ली शीघ्रता से अवशोषित करता है, मतलब लीलन जो है सूती से भी जल्दी पानी को ऑब्जर्व करता है। ओके, बात करते हैं हम आगे निष्पीड़न परीक्षण। ये भी कपास और लीलन पर ही होता है, निष्पीड़न परीक्षण। निष्पीड़न परीक्षण, ओके, जिसको हम स्क्वीजिंग टेस्ट कहते हैं। स्क्वीजिंग, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कल हमने ये टेस्ट पढ़ लिया था क्या। ओके, हो सकता है पढ़ लिया हो या फिर कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं दोबारा से। तो स्क्वीजिंग टेस्ट में क्या होता है, गीली उंगलियों को जो उंगलियां होती हैं ना, उसको हमने क्या किया, गीला किया। फिर हम उसमें क्या करते हैं, धागे को दबाकर देखते हैं, ठीक है। और जब हम दबाकर हटाते हैं उंगलियों को, क्योंकि उंगलियां हमारी कैसी थी, गीली थी, ठीक है, तो फिर हम उसके जो स्वरूप बना, जब हमने उंगलियों को हटाया तो उसका हम गहनता से क्या है, सूक्ष्म रूप में निरीक्षण करते हैं। क्योंकि भाई गीली उंगलियों से आप परीक्षण कर रहे हो तो थोड़ा सूक्ष्म रूप में तो आपको उसका परीक्षण करना पड़ेगा। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि उस परीक्षण में हमें दिखाई क्या देता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कपास की, ठीक है। तो इतना याद रखना, निष्पीड़न परीक्षण में होता क्या है, उंगलियों को गीला किया जाता है, ठीक है। उंगलियों को गीला करके फिर हम धागे को उठाते हैं और फिर हम उसको क्योंकि हाथ गीले होते हैं ना, हमारे उंगलियाँ गीली होती हैं, फिर हम उसका निरीक्षण करते हैं। तो कपास का रेशा कैसा दिखता है इसकी बात कर लेते हैं। तो कपास से जो निर्मित रेशे होते हैं उसमें जो धागा होगा, भाई रेशे से ही धागा बनता है और आप उसका टेस्ट कर रहे हो, तो ये घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता हुआ नजर आएगा, पानी का धब्बा, ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा में, ओके, विपरीत दिशा में घूमता हुआ नजर आएगा, ओके, दिशा में घूमता है, जिसे हम कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ओके, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता नजर आएगा, ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूमता हुआ नजर आता है, ठीक है। मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब विपरीत, जैसे सुई चलती है उसका उल्टा चलेगा, ठीक है। सुई किधर को चलती है, 12 से 1, फिर 2, फिर 3 ऐसे चलती है, लेकिन ये इसके उल्टा चलेगा, ठीक है। यहीं पर अगर हम बात करते हैं लीलन का, ओके, लीलन की अगर हम बात करें इसमें क्या होगा, तो ये घड़ी की दिशा के अनुरूप, जैसे घड़ी अभी हमने बताई थी 12 बजा, फिर 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, तो ये क्या है, घड़ी की दिशा में ही घूमता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो घड़ी, आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाए घड़ी के विपरीत दिशा में कौन सा परीक्षण कपास के रेशे पर घूमता नजर आता है, तो वो निष्पीड़न परीक्षण है। या फिर निष्पीड़न परीक्षण में कपास का रेशा किस दिशा में घूमता हुआ नजर आता है, तो घड़ी के विपरीत दिशा में। लीलन का रेशा किस दिशा में घूमता नजर आता है, तो घड़ी की दिशा में, ठीक है, मतलब घड़ी की दिशा में घूमता हुआ, जैसे घड़ी चलती ठीक वैसे ही घूमता नजर आएगा, ठीक है, दिशा के अनुरूप, ओके, जिसको हम कह सकते हैं दक्षिण दिशा में घूमता। अगर दिशा नाम से पूछ ली जाए तो आप कहोगे दक्षिण दिशा में, ओके। तो इतने डीपली आपको शायद ही चीज़ें कोई बताएगा कि दिशा भी बता दी कि वो दिशा किधर को जाती है, ठीक है। तो दक्षिण दिशा में ये जाता है, ओके। क्योंकि मैं ये जो लेके आई हूँ मैटर, मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं ये एक बुक का नहीं लाई हूँ, एक बुक को मैंने खोल के रखा अपनी टेबल पे और सारी बुक से जैसे मैंने निष्पीड़न परीक्षण पढ़ा तो सभी में चेक किया कि किसमें क्या विशेषता दी हुई है। जो विशेषता मुझे दिखी वो मैंने हर बुक की उठा ली, ठीक है। ये चीज़ की है, सारे परीक्षण में मैंने यही किया है, ठीक है। किसी में कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी मिल रही थी, किसी में कोई टॉपिक ज़्यादा अच्छा मिल रहा था, जो मुझे लग रहा था ये प्रश्न आ सकता है वो मैंने सारा उठाने की कोशिश की है। कहने का तात्पर्य मैं यहाँ पर बस इतना है कि आप अगर रासायनिक परीक्षण तक पढ़ लेते हो और इन बुक से अगर पेपर में आता है तो आपका प्रश्न कोई छूटेगा नहीं। ये चीज़ है कि ऐसा नहीं कि कोई लाइन में छोड़ के आई हूँ, सारा इंपॉर्टेंट उठाया है, बेवजह की जो चीज़ें लिखी होती हैं वो मतलब जो थ्योरी होती है एक्स्ट्रा उसी को छोड़ा है, ओके। तो ये तारीफ नहीं है, आपको बताना जरूरी है क्योंकि जिससे आप लोग पढ़ाई को अच्छे से करो, ओके। अब हम बात करते हैं कौन सा, कुंतल परीक्षण। कुंतल परीक्षण को हम कर्ल टेस्ट कहते हैं, कुंतल परीक्षण जिसे हम कर्ल टेस्ट CURL कर्ल टेस्ट भी कहते हैं। क्या होता है इसको जानते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, सूत्र कह लो, सूत्र को धागा भी कहते हैं, ठीक है, को मजबूती से दबाते हैं, किसमें, 2 उंगलियों से, और फिर खींचे हम उसको। भाई 2 उंगलियों से हमने क्या किया, सूत्र को धागा कहते हैं, उसको खींचा, ठीक है, दबाया पहले, फिर हमने खींचा, ठीक है, और फिर हटा लिया उंगलियों को, और फिर हम देख के अंतर करते हैं लीलन का रेशा कैसा दिख रहा है और
कपास का रेशा कैसे दिख रहा है। भाई टेस्ट करेंगे तो दोनों रेशे को, जब लीलन का टेस्ट कर रहे हैं, कपास का टेस्ट कर रहे हैं, तो दोनों को ही चेक करेंगे ना। तो पहले हम रेशे को दबाएंगे, धागे को दबाएंगे, फिर हम खींचेंगे, फिर हम चेक करेंगे ये कैसा दिख रहा है। तो जो कपास का है उसकी बात कर लेते हैं। कपास का रेशा कैसा दिखेगा, खींचा गया सूत्र जो होगा कपास का, खींचा गया सूत्र कपास का जो होगा सूत्र कैसा दिखेगा, नर्म एवं शिथिल। ओके, नर्म एवं ये शिथिल दिखेगा, होता नहीं है मतलब बिल्कुल थके हारे पड़े हुए हैं, वो वाली कंडीशन होगी। नर्म हो तो हो जाएगा, लेकिन शिथिल, शिथिल होगा बिल्कुल, ठीक है, दिखेगा, शिथिल दिखेगा। और यहीं पर अगर हम बात करेंगे लीलन की कैसा दिखेगा, तो ये शक्त और सीधा होगा, ठीक है। लीलन के रेशे की अगर हम बात करें, कुंतल परीक्षण में लीलन का रेशा, अच्छा कर्ल टेस्ट क्यों कहा है, जब हम कोई भी चीज़ खींचते हैं धागे में, तो एक अगर खींचने वाला थोड़ा ही गुण होगा फिर आप उसे छोड़ोगे तो वो घुंघराला हो जाता है, तो ये कर्ल टेस्ट इसलिए बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो लीलन का रेशा कैसा दिखेगा, सख्त एवं सीधा दिखेगा, ठीक है। ओके, तो सख्त एवं सीधा ये दिखाई देगा। अब हम अपने आ जाते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट, जहाँ से भर भर के प्रश्न भी आते हैं, सूक्ष्मदर्शी परीक्षण, या फिर हम कहेंगे जिसको माइक्रोस्कोपिंग टेस्ट। एक बार सभी लोग लाइक कर दें वीडियो को, नए आए हों तो सब्सक्राइब कर दें और अपने प्रिय मित्रों को शेयर कर दें। तो हम बात करते हैं किसकी, सूक्ष्मदर्शी टेस्ट की, सूक्ष्मदर्शी टेस्ट की, जिसको परीक्षण, हिंदी में परीक्षण कहेंगे है ना, ओके। और इंग्लिश में हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिंग टेस्ट, माइक्रोस्कोपिंग, ओके, स्कोपिक टेस्ट, ओके। तो ये रहा हमारा माइक्रोस्कोपिंग टेस्ट। क्या होता है माइक्रोस्कोप, आप जानते हो कि यंत्र होता है दूरबीन की तरह, ठीक है, दूरबीन कह सकते हो, उसमें किया जाता है। सबसे पहले तो हमें इसकी विशेषताएं पता होनी चाहिए। ये एकमात्र टेस्ट ऐसा है जो पूर्णतः विश्वसनीय टेस्ट है। अभी तक जितने टेस्ट हमने करे, अभी तक जितने टेस्ट कल से लेकर आज तक पढ़ाए, उनमें क्या है, बहुत एक्सपीरियंस, बहुत अनुभव होना चाहिए, उसके बावजूद भी क्या है, परीक्षण फेल हो जाता है। और मान लो मिश्रित रेशों का परीक्षण तो बिल्कुल ही फेल हो जाता है, क्योंकि मिश्रित रेशों में समस्या हो जाती है। लेकिन ये एक टेस्ट ऐसा है जिसमें अगर धागा मिश्रित भी है और आपको पता है कि भाई सूती भुस्सीदार दिखता है, ऊन रोएदार दिखता है, तो ये सब क्वालिटी अगर आपको रेशे की पता है, तो ये सब आपको, जैसे रेशा आप माइक्रोस्कोप की ग्लास में लगाओगे तो क्या है, वो सारे आपको गुण अलग अलग दिखेंगे। भाई मिक्स धागा है, मान लो 2-3 धागे मिले हुए हैं, 3-4 मिले हुए हैं, तो वो सारे आपको अलग अलग दिख जाएंगे। तो आप सबको अलग अलग, अरे इसमें ऊन का रेशा भी है, इसमें लीलन का रेशा भी है, इसका में रेयॉन का रेशा भी है, आपको देखते ही पता चल जाएगा अगर आपको सारे रेशों की क्वालिटी पता। तो इसकी ये विशेषता है कि ये आप परीक्षण जैसे ही करते हो तो आपको मिश्रित धागे का भी आप परीक्षण इसमें आसानी से कर सकते हो। तो सबसे अच्छा परीक्षण जो होता है विश्वसनीय, और इसको हम व्यावहारिक परीक्षण भी कहते हैं, ठीक है। पूर्णतः विश्वसनीय होता है इसलिए हम इसको व्यावहारिक परीक्षण भी कहते हैं, व्यावहारिक परीक्षण भी कहते हैं, ओके। धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझे तरीका आ रहा है कि फ़ोन की स्क्रीन पर उंगली से कैसे लिखा जाए। थोड़ा सा चेंज लग रहा है, नहीं लग रहा है आज अच्छा, रोज़ के मुकाबले, मतलब कोशिश करने से चीज़ें होती हैं। ये चीज़ हम को मतलब खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आज राइटिंग कल परसों से ज़्यादा बेहतर आ रही है, क्योंकि थोड़ा तरीका सा आ गया है मुझे, थोड़ा मैं उंगली को उठा के अलग तरीके से लिख रही हूँ आज फ़ोन पर, ठीक है। नहीं तो उंगली से फर्स्ट डे सेकंड डे तो लिख ही नहीं पा रहे थे बिल्कुल, ठीक है। तो बात करते हैं मिश्रित रेशों से, क्या रेशों को भी यहाँ पहचाना जा सकता है, और इसमें परिणाम में क्या होता है, त्रुटि नहीं होती, ठीक है। इसके परिणाम में भी त्रुटि नहीं होती, सबसे अच्छा पॉइंट ये है, ठीक है। लेकिन कुछ बाधाएं हर जगह आपको फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि मान लो इसमें परिष्कृति की हुई है तो थोड़ी बाधा तो होगी, भाई फिनिशिंग है या फिर भाई परिष्कृति मतलब कोई भी परिसज्जा कर रखी है तो दिक्कत तो होगी। लेकिन अगर आप परिष्कृति और परिसज्जा हटाकर करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, रासायनिक विधि से इन परिसज्जाओं को हटा देना चाहिए। तो आपसे पूछा जाए किस विधि से परिसज्जाओं को हटाकर टेस्ट करना चाहिए, तो रासायनिक विधि से इन परिसज्जाओं को हटाया जा सकता है, ओके। अब हम बात करते हैं आगे, और दूसरी समस्या ये होती है जो गहरे रंग के वस्त्र होते हैं, ठीक है। गहरे रंग के जो वस्त्र होते हैं उनको भी पहचानना कठिन होता है, तो उसके पहले सबसे पहले क्या करना है, आपको रंग को हटाना पड़ेगा। तो ये सारे काम आप रासायनिक विधि से ही कर सकते हो। अब बात आती है कि मान लो हमने तो बता दिया कि आपको ये सारी चीज़ें हटानी पड़ेंगी तब आपका टेस्ट कर पाओगे। तो मान लो किसी वस्त्र पे फिनिशिंग कर रखी है, अब हमें उसे हटाना है। मान लो किसी वस्त्र पर गहरा रंग चढ़ा हुआ है तो हम कैसे हटाएंगे, तो खासतौर से नोट करो, अगर सूती वस्त्र है, ठीक है, सूती वस्त्र है, ओके, सूती वस्त्र है, तो जब आपको उसका गहरा रंग हटाना है तो आप क्या यूज़ करोगे, सोडियम
हाइड्रोसल्फाइड का प्रयोग, ठीक है। सोडियम, ये चीज़ें पूछी जाती हैं तो ये लिख लीजिएगा, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। हाइड्रोसल्फाइड से क्या करोगे आप, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हो, सूती वस्त्र पर जो गहरा रंग है उसको हटा सकते हो, ठीक है। गहरे रंग को हटा सकते हो, ठीक है। तो गहरे रंग को हटा सकते हो, मैंने बोल दिया, आप लिख लीजिए। ओके, गहरे रंग को हटा सकते हो। यहीं पर बात करते हैं, अगर मान लो ऊन और रेशम का वस्त्र है, ठीक है, ऊन और रेशम का वस्त्र, ऊन तथा रेशम का वस्त्र है, अब कैसे हटाओगे भाई, ऊन पे जो है अम्ल का प्रभाव अच्छा होता है, क्षार का खराब पड़ता है, सूती पर क्षार का प्रभाव अच्छा पड़ता है, ऊन अम्ल का खराब होता है, तो फिर ये चीज़ पता होनी चाहिए ना। तो जब ऊनी तथा रेशम के वस्त्रों से आपको रंग हटाना है, तब यहाँ पर 0.5%, कितना, 0.5% मात्र क्या लेना होगा आपको, कास्टिक सोडे का प्रयोग करना होगा। तो ये ऐसे प्रश्न आते हैं, नहीं आते, अच्छा बताओ, कास्टिक सोडे का प्रयोग करना होगा। लेकिन अभी हम तो माइक्रोस्कोपिक टेस्ट ही पढ़ रहे हैं, अभी तो हम पहुँचे ही नहीं रासायनिक तक, तब भी हम रासायनिक चीज़ें पढ़ने लगे। क्यों, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करने जा रहे हो, और किसी भी जो जिस रेशे का टेस्ट कर रहे हो उसमें अगर रंग चढ़ा हुआ है तो आप टेस्ट सही से नहीं कर पाओगे, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो फिर ऊन और रेशम के लिए आप क्या करोगे, 0.5% कास्टिक सोडे का प्रयोग करके रंग हटाओगे, गहरा रंग, और सूती में क्या करोगे, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का प्रयोग करके, मतलब इनका घोल बनाओगे, उसमें कपड़े को भिगोगे, धोगे, उसके बाद सुखाओगे, और देन आप टेस्ट करेंगे। ओके, तो इतना क्लियर हुआ। अब हम आगे बात करते हैं, इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं कि जब हम कपड़े का परीक्षण करने जा रहे हैं, माइक्रोस्कोप पे हम जा रहे हैं परीक्षण करने, हमने सारा क्या किया, रंग हटा दिया, कपड़ा सूख चुका है। अब हम आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पर, मैं इसको इरेज कर दूं। इतना तो अंडरस्टूड है कि हम माइक्रोस्कोपिक टेस्ट पढ़ रहे हैं, तो उसको बार बार यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हम तैयार हैं किसके लिए, परीक्षण करने के लिए, कौन सा, माइक्रोस्कोपिक परीक्षण करने के लिए हम रेडी हैं। तो अब आप ऐसा नहीं लिया कपड़ा और बैठ गए, नहीं, यहाँ पर सबसे पहले कपड़े को या वस्त्र को, जो जिसका भी आप परीक्षण करना जा रहे हो, तो उसका एक टुकड़ा लोगे, ठीक है, जल तथा किसमें, ग्लिसरीन में आप उसको, ग्लिसरीन, अच्छा भाग अनुपात भी पूछा जाए तो पता होना चाहिए। ओके, ग्लिसरीन किसमें, जल तथा ग्लिसरीन के 1 तथा 10 के अनुपात में, ठीक है, 1 तथा 10 के अनुपात में, ओके, अनुपात से तैयार किए गए घोल में भिगोकर, ठीक है, अनुपात से तैयार किए गए घोल में भिगोकर क्या करना है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र के गिलास पर रखकर देखना चाहिए, ठीक है। तो जल तथा ग्लिसरीन का जो घोल होगा, कितना अनुपात होगा, 1 भाग जल और 10 भाग ग्लिसरीन, ठीक है। उसमें कपड़े को भिगोगे, तब आप क्या करोगे, सूक्ष्मदर्शी के जो गिलास होते हैं उस पर रखकर आप टेस्ट करोगे, ठीक है। और जो ताने और बाने होते हैं, मान लो ताना, आप जानते हैं कोई भी कपड़ा ताना प्लस बाना से बनता है, ठीक है, लंबे होते हैं उन्हें हम ताना कहते हैं, ऐसे जाते हैं उन्हें हम बाना कहते हैं, ठीक है। तो ताना बाना से बनता है कोई भी कपड़ा, तो आपको हमेशा इन दोनों का अलग अलग टेस्ट करना होगा। ये नहीं है कि आप एक बार में ही टेस्ट कर लो, हो सकता है ताना किसी और कपड़े का हो और रेशे का हो, धागा हो सकता है, सॉरी बाना किसी और रेशे का हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए दोनों का परीक्षण करना है ना, आपको देखना है ना कपड़ा किससे बना हुआ है, तो आपको दोनों अलग अलग लेने पड़ेंगे, ठीक है। ताने को अलग से चेक करना होगा, बाने को अलग से चेक यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है, तब आपका सही परीक्षण हो पाएगा। अन्यथा हो सकता है आपने ताने का टेस्ट कर लिया, हो सकता है बाना उसका किसी दूसरे कपड़े का, और आपने सोचा कि ताना मान लो आप कपास का परीक्षण करने जा रहे हो, ठीक है, ताना कपास का बना हुआ था, तो आपने सोच लिया बाना भी कपास का होगा, हो सकता है वो मिला हुआ कपड़ा हो, ऊन वगैरह का हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए दोनों ही टेस्ट करके आप क्लियर कर पाओगे कि रेशा एक ही है या अलग अलग रेशे हैं, ठीक है, मिश्रित रेशे हैं, कौन से हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर तो कपास में जो परीक्षण हम करते हैं तो ये कैसा दिखता है माइक्रोस्कोप में, ये चपटा दिखता है, ठीक है, सारे पॉइंट नोट करिएगा, खुरदरा सा दिखता है, खुरदरा, ओके, फीते अथवा जिसे हम रिबन भी कहते हैं, फीते के समान या फिर रिबन के समान, आप कुछ भी लिख सकते हो, रिबन और फीता बात एक ही है, के समान, ये परिबलन खाए हुए, जिसे हम कहते हैं बल खाते हुए फीते के समान। परिबलन का मतलब हो गया ट्विस्ट या घुमावदार, ठीक है, ट्विस्ट को हम परिबलन कहते हैं, ये चीज़ क्लियर रखना, ठीक है। तो रिबन के समान ये या परिबलन खाए हुए होता है, ठीक है, रिबन के समान परिबलन खाए हुए या ट्विस्ट के समान परिबलन खाए हुए, परिबलन इसलिए लिख दे रही हूँ क्योंकि किताबी भाषा में परिबलन लिखा है, और जिससे आपको अगर एग्जाम में आए तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। और ट्विस्ट, परिबलन को ही ट्विस्ट कहते हैं, तो ट्विस्ट याद कर लो सबसे अच्छा, ओके। तो ट्विस्ट होते हैं इसमें। अच्छा, ये ट्विस्ट अगर पूछा जाए कितने माइक्रोस्कोप में दिखते हैं या होते हैं, भाई होंगे तभी तो दिखेंगे माइक्रोस्कोप में, तो ये 200 से, ठीक है, 200 से 400 प्रति इंच होते हैं, ठीक है,
400 प्रति इंच होते हैं। ओके, ये ऐसे प्रश्न बनते हैं और शायद हो सकता आया भी हो, ध्यान नहीं हो अभी मुझे, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न तो देखे हैं मैंने, लेकिन अब ये याद नहीं कि कपास के ही विषय में देखा या किसी और के विषय में देखा। ठीक है, 200 से 400 प्रति इंच, ठीक है, तो तक ये होते हैं जो ये ट्विस्ट दिखते हैं वो। ओके, किसमें ये दिखेंगे, किसमें, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में। अब हम बात करते हैं जो इसमें ये ट्विस्ट होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये बटाई में जब हम रेशे की बटाई करते हैं ना, धागा बनाने के लिए कताई प्रोसेस जो होता है, तो ये बटाई में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया में ये जो बटाई में ये ट्विस्ट क्या होते हैं, सहायक होते हैं, इसलिए इनका होना बहुत अच्छा होता है। अब एक चीज़ और दिखाई देती है इसमें, एक चीज़ जो दिखाई देती है वो क्या दिखाई देती है, एक नली होती है इसमें। ठीक है, नलिका होती है, नली भी बोल सकते हो या नलिका बोल सकते हो। तो इसमें एक चौड़ी नली होती है जिसमें क्या होता है, ल्यूमेन। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, नली होती है, आप लिख लीजिएगा। उसमें क्या होता है, ल्यूमेन भरा होता है, जिसको हम तरल रस भी कहते हैं, तरल रस कहते हैं। ओके, और जिसे हम इंग्लिश में शैप कहते हैं। ठीक है, ये तरल पदार्थ भरा होता है, शैप भरा हुआ होता है। लेकिन ये कब होता है, जब अपरिपक्व अवस्था में कॉटन कपास का रेशा आप चेक करते हो तब। जैसे जैसे ये परिपक्व होता जाएगा, सूखता जाएगा, तो ये रस जो शैप है ये भी सूख जाएगा, ये जो ल्यूमेन है ये भी सूख जाएगा, और साथ ही साथ जो ये नली पाई जाती है ये क्या हो जाएगी, ये लुप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आपसे कभी भी पूछा जाए जो कपास में पाई जाने वाली नली होती है या ल्यूमेन होता है, तो ये कब समाप्त हो जाता है, जब ये परिपक्व हो जाता है, तब ये ल्यूमेन सूख जाता है, तरल पदार्थ सूख जाता है, और ये नलिका भी क्या होती है, लुप्त हो जाती है। जब ये नलिका लुप्त हो जाती है तो फिर रेशा कैसा हो जाता है। कपास की ही बात कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में, इसलिए कपास टॉपिक में ही लगे रहिएगा, आगे कुछ गड़बड़ मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ये जिस ऐप पर मैं पढ़ा रही हूँ ना, उसमें हम स्क्रीन को ऊपर, जैसे आप देखते हो जो स्मार्ट बोर्ड पे आप पढ़ाई करते हो, हर चैनल पर आप देखते होगे, तो उसमें क्या है, पीडीएफ को आप ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या होता है, डायरेक्ट पेज गायब हो जाता है। इसको हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते कि हमने जो भी कंटेंट लिखा उसको हम आपको ऊपर स्क्रॉल करके दिखा दें, तो वो चीज़ नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है फ़ोन से काम करने में, सारी सुविधाएँ इस पर नहीं है। ठीक है, अब जो कंटेंट मैंने अभी आपको दिखाया, लिखा, वो सारा गायब है, समझो, हम उसको दोबारा आपको दिखा नहीं सकते। ठीक है, तो ये समस्याएं होती हैं, या फिर मैं दोबारा लिखूं तो उतना ही समय बर्बाद होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, वो नलिका सूख जाती है और नलिका गायब हो जाती है, और जो तरल पदार्थ होता है वो सूख जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर रेशा कैसा दिखाई देगा, जब ये परिपक्व हो गया तो कैसा दिखेगा, रेशा गोलाकार दिखेगा कब, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में। ठीक है, गोलाकार से बदलकर ये चिपटे रिबन, गोलाकार नहीं दिखेगा, गोलाकार पहले दिख रहा था, हमने जब अभी स्टार्टिंग बताया था, रेशा गोलाकार दिखता है। यहाँ पर क्या होता है, ये रिबन के समान हो जाता है। ठीक है, रिबन के समान हो जाता है परिपक्व अवस्था में। ओके, परिपक्व अवस्था में जो रेशा होता है कपास का कैसा होता है, रिबन के समान हो जाता है परिपक्व होने के बाद। जब तक ये रिबन के समान नहीं दिखाई देता है, तब मतलब जब तक ये सूखता नहीं है ल्यूमेन। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये सारा परिपक्व हो जाएगा तो एक चीज़ और आ जाती है, जो रेशा होता है वो चमकहीन हो जाता है। और ये सारी चीज़ें किसमें, आप इसी में देख सकते हो, माइक्रोस्कोप में। रेशा चमकहीन हो जाएगा, मंद हो जाएगा, मंद सा दिखाई देगा। ठीक है, जब ये शैप जो है, तरल पदार्थ है, सूख जाएगा, नली खत्म हो जाएगी, तो ये मंद हो जाएगा, गोलाकार से ये रिबन के आकार क्या हो जाएगा, जो कि हमने बताया था रिबन के समान होता है रेशा कपास का। तो ये चीज़ आएगी कब, जब आपका वो तरल पदार्थ सूख जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात हो गई कपास के रेशे की। अब हम बात करेंगे, तो लीलन के विषय में हमने आपको कल की जब क्लास में हमने स्पर्श परीक्षण वगैरह पढ़ाए थे, तो भी बताया था कैसा होता है ये चिकना, सघन, चमकदार के साथ ही साथ टच करने में ये कड़कीला कपड़ा होता है। तो आज हम जानेंगे कि माइक्रोस्कोपिक टेस्ट जब हम करते हैं तब हमें लीलन का रेशा किस प्रकार का प्रतीत होता है या फिर दिखाई देता है। तो लीलन की जब भी हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक परीक्षण में, ये गोल आकृति का होता है। ठीक है, गोल आकृति के साथ ही साथ अगर हम बात करें, ये लंबा सूत होता है, गोल आकृति, लंबा सूत, जो पॉइंट्स हैं बस इनको नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके छोर कैसे दिखते हैं, नुकीले दिखाई देते हैं। ठीक है, तो छोर नुकीले होते हैं, गोल होता है, और ये लंबा रेशा होता है, क्योंकि प्रकृति में रेशम के बाद ये सबसे लंबा रेशा माना जाता है। लेकिन ये एक सेल्यूलोजिक फाइबर है। ऊन जो है आप जानते हैं प्रोटीन फाइबर है, प्राणी जिसे प्राप्त होता है, और ये वनस्पति से प्राप्त सेल्यूलोजिक फाइबर है।
वनस्पति में सबसे लंबा रेशा जो होता है लीलन का ही होता है। इसमें आप देखते हो, अगर आप माइक्रोस्कोप टेस्ट करते हो और वैसे भी आपने पढ़ा होगा, पैक्टिन पाया जाता है। तो इसमें आप जब भी माइक्रोस्कोप से चेक करोगे तो कुछ कुछ दूरी पर, ठीक है, कुछ कुछ दूरी पर क्या दिखेगा, पैक्टिन दिखेगा, ठीक है। पैक्टिन की वजह से इसकी संरचना कैसी हो जाती है, बीच बीच में गांठदार हो जाती है, इसी वजह से ये बांस के समान दिखाई देता है, ठीक है। किसके समान, ये बांस के समान दिखाई देता है। आगे अगर हम इस क्रम में बढ़ते हैं तो हम कह सकते हैं इसमें भी सूक्ष्म नलिका बिल्कुल वैसे ही दिखाई देती है जैसे कि हमने आपको अभी कपास के रेशे में बताई थी, ठीक है। इसमें भी सूक्ष्म नलिका होती है और इसमें एक नलिका की वजह से एक रेखा भी दिखाई देती है। तो आपसे पूछा जाए, ठीक है, सूक्ष्म नलिका में क्या दिखाई देता है, तो एक रेखा भी दिखाई देती है। जहाँ पर इसमें गांठ नहीं होगी, मैंने क्या बताया, बांस के समान होता है। बांस में आप जानते हो बीच बीच में गांठ होती है, देखा होगा बांस आपने। तो जो बांस में गांठ होती है बीच बीच में, तो जब लीलन में गांठ होती है तो वहाँ पर क्या, पैक्टिन लगा हुआ होता है। लेकिन मान लो ये बांस कैसा, ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है बांस, बीच बीच में गांठ होती है। तो इस तरीके से मानो ये हिस्सा है, इसमें तो क्या है, ये गांठदार है तो ये पैक्टिन है। लेकिन जहाँ पर ये चीज़ नहीं दिख रही, यहाँ पर नहीं दिख रहा है ये, तो यहाँ की अगर रचना आपसे पूछा जाए कैसी होगी, तो यहाँ पर चिकना होगा। क्यों, क्योंकि गांठ नहीं है तो चिकना होगा, बस सीधा रेशा होगा ये, ठीक है। मतलब कोई गांठ वाठ जहाँ पर नहीं होगी वहाँ से चिकना एकदम सीधा बढ़िया रेशा ये दिखाई देता है। ओके, तो ये विशेषताएं कुछ थी लीलन के विषय में जो आपको माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये बांस के समान आपको दिखाई देता है, ठीक है। ओके, और पैक्टिन इसमें पाया जाता है। अब हम बात करते हैं आगे के क्रम में, बात करेंगे ऊन की, ठीक है। ऊन का परीक्षण अगर हम जाने, माइक्रोस्कोपिक परीक्षण जब करते हैं ऊन में, तो ये कैसा गोल आकृति का दिखाई देता है। ओके, कैसा, गोल आकृति का। अभी हमने लीलन के विषय में बताया, वो भी कैसा, गोल आकृति का और नुकीले छोर दिख रहे थे। उसी तरीके से ये कैसा दिख रहा है, ये गोल आकृति का दिख रहा है। लेकिन हमने बताया लीलन में नुकीले छोर होते हैं और इसके जो छोर होते हैं कैसे होते हैं, उसके छोर की अगर बात करें तो ये टेढ़े मेढ़े छोर होते हैं। ओके, टेढ़े मेढ़े होते हैं। ओके, टेढ़े मेढ़े होते हैं, टेढ़े मेढ़े मेढ़े छोर होते हैं, ठीक है। तो गोल होता है ऊन भी, किनारे इसके कैसे होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, और दोनों सिरे जो होते हैं इसके कैसे, मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर ये होते हैं। ओके, अब बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट, अब हम इसके विषय में माइक्रोस्कोपिंग ही टेस्ट में जब ये बहुकोशिकीय होता है, आपको पता है इसमें 3 स्तर दिखाई देते हैं। 3 स्तर को आप 3 लेयर भी बोल सकते हो, ठीक है। 3 स्तर दिखाई देते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें ये 3 स्तर, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। ये 3 स्तर हो गए। कैसे, जो इसकी बाहरी लेयर होती है, जो अगर हम सबसे बाहर की रचना की बात करेंगे तो ये जो बाहरी लेयर होती है इसको हम एपिडर्मिस भी कहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ एपिडर्मिस की बात करें उसके साथ ही साथ हम इसको क्या कहते हैं, क्यूटिकल भी कहते हैं, क्यूटिकल भी कहते हैं। ओके, एपिडर्मिस के साथ ही साथ हम इसको क्यूटिकल भी लेयर कहते हैं। एक संरचना और होती है, अभी हम इसको आपको डिफाइन भी करेंगे। इसके बाद जो होती है उसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। ओके, कॉर्टेक्स होती है। देन जो लास्ट की संरचना, जो सबसे आंतरिक लेयर होती है, वो इसमें मेड्यूला होता है। लेकिन मेड्यूला के विषय में हमेशा याद रखिएगा, ये जितने भी मोटे रेशे होते हैं, मतलब जो अच्छी क्वालिटी के रेशे नहीं होते, रेशे होते हैं, अच्छी क्वालिटी के जो रेशे नहीं होते हैं उनमें मेड्यूला ज़्यादा होता है। जो जितना अच्छा रेशा होगा उतना मेड्यूला कम होता है। मतलब ऊन के लिए आप कह सकते हैं जो मेड्यूला वाली लेयर होती है ये सही नहीं होती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो एपिडर्मिस या जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं, ये सतह का काम क्या है। तो आपसे अभी बीपीएससी में जस्ट अभी एग्जाम हुआ है, उसमें इसी से एक प्रश्न बना था कि बाहरी सतह पर जो पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्केल्ज कहते हैं। तो जो स्केल्ज पाए जाते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, इसी में पाए जाते हैं, ठीक है। आपने अगर बीपीएससी का एग्जाम दिया होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा ये क्वेश्चन था या नहीं था, ठीक है। तो स्केल्ज पाए जाते हैं, आयोग ने इसी को आंसर माना था, जो कि क्यूटिकल सतह पर पाए जाते हैं और ये चपटे पत्रक की तरह होते हैं, चपटे पत्रक की तरह। ओके, पत्रक, चपटे पत्रक की तरह होती है। इनकी संख्या, अगर स्केल्ज की आपसे संख्या पूछी जाए कितनी होती है एपिडर्मिस में, स्केल्ज की संख्या स्क्रीन पर जगह नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर इनकी संख्या 1000 से 4000 तक होती है। ओके, 1000 से 4000 तक होती है। ओके,
अभी हमने परिवलन की बात की थी, ट्विस्ट की। जब हमने कपास की बात की थी तो हमने क्या बताया था उसमें जो ट्विस्ट पाए जाते हैं वो 200 से 400 होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए क्यूटिकल लेयर में मतलब स्केल्स कितने पाए जाते हैं, तो आप आंसर क्या करोगे, अभी हमने जो बताया 1000 से 4000 तक। ठीक है, तो ये दोनों में थोड़ा मतलब संख्या का तो अंतर है, लेकिन ये संख्या आपसे पूछी जा सकती है। कपास में 200 से 400 ट्विस्ट होते हैं और इसमें जो होते हैं स्केल्स की संख्या कितनी होती है, तो 1000 से 4000 तक ये होती है। ओके, 1000 से 4000 तक होती है। क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं कहीं पर सही जगह लिख देती हूँ, और बोल दिया तो आप लिख लीजिएगा 1000 से 4000 दिख रहा है, आप आराम से लिख लीजिएगा, संख्या इसकी होती है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कॉर्टेक्स की, सेकंड नंबर की। ठीक है, 3 लेयर्स पाई जाती है। तो कॉर्टेक्स क्या होता है, यही तंतुओं का मुख्य भाग होता है। ठीक है, मुख्य भाग पूछा जाए उनमें कौन सा होता है, तो वो ये कॉर्टेक्स का जो भाग होता है इसे हम मुख्य भाग कहते हैं। क्यों होता है ये रेशे को लोचमयता प्रदान करता है। जो आप प्रत्यास्थता प्रतिस्कंदता की बात करते हो वो यही होता है पार्ट जो प्रदान करता है, और साथ ही साथ इसी वजह से ये क्या होता है, मजबूत होता है। ओके, मजबूती होती है इसमें, क्योंकि खींच कर आप इसे छोड़ोगे तो ये अपनी कंडीशन में वापस आ जाता है, ये जल्दी टूटता नहीं है, मजबूत रेशा खिंच जाता है, तो ये क्या इसकी मजबूती है। ठीक है, तो ये क्या है, लोचमयता का जो गुण है, मजबूती जो प्रदान करता है, वो कॉर्टेक्स लेयर के कारण ही यहाँ पर आपको दिखाई देती है। ओके, और इसमें क्या होती है, कुछ कोशिकाएं होती हैं जिन्हें मध्यवर्ती कोशिकाएं कहा जाता है कॉर्टेक्स में, क्योंकि आप जानते हैं कॉर्टेक्स बीच में पाया जा रहा है, तो इसको हम मध्यवर्ती कोशिका भी कह सकते हैं। जिसका काम क्या है, ये पिगमेंट जो कलर होता है आपका, तो आपसे पूछा जाए पिगमेंट कहाँ से हमें प्राप्त होता है ऊन में, जो ऊन का जो कलर है वो कहाँ से मिलता है, तो वो कॉर्टेक्स मध्य परत से आपको मिलता है ऊन में। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं, सॉरी पिगमेंट यहाँ की बात हो रही है मध्य परत की, मैंने मेड्यूला में लिख दिया धोखे में, तो आप यहाँ पर पिगमेंट किस में लिखोगे, कॉर्टेक्स में, ध्यान रखिएगा। अब हम मेड्यूला की बात कर लेते हैं। मेड्यूला के विषय में मैं बोल देती हूँ, जल्दी से लिख लीजिए, जगह नहीं है। मैंने यहाँ पर ये जो मेड्यूला होती है सबसे आंतरिक परत होती है, देखो आप सबसे आंतरिक है, सबसे बीच में मेड्यूला। ठीक है, और ये कैसी होती है, ये सर्पिलाकार हवा से भरी हुई कोशिका होती है। कैसी होती है, लिख लीजिएगा, सर्पिलाकार हवा से भरी हुई कोशिका होती है, सर्पिलाकार हवा से भरी हुई एक कोशिका ये होती है। ओके, इतना क्लियर हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपके लाइक्स हमें बता देंगे, आपका अच्छा सा प्यारा सा कमेंट बता देगा, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो थोड़ी सी मेडुला के विषय में, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख देती हूँ। ये किसमें, मोटे रेशों में पाया जाता है। ठीक है, मोटे तथा मध्यम ऊन जो होते हैं, मोटे तथा मध्यम ऊन में पाया जाता है। ठीक है, मध्यम ऊन में पाया जाता है, हमने क्या बताया, क्योंकि ये बहुत अच्छे रेशों में नहीं पाया जाता। इसे जो मेडुला होता है इसे हम केंद्रीय नलिका भी कहते हैं। केंद्रीय नलिका अगर पूछा जाए उनके किस भाग को कहते हैं, क्योंकि ये सबसे सेंटर में होता है, इस वजह से हम मेडुला को केंद्रीय नलिका या आंतरिक परत भी कहते हैं। ओके, इसकी जो मतलब जो नली होती है, इसमें जो नलिका होती है, ये केंद्रीय नलिका जिसे हम कहते हैं, ये संकरी होती है। अगर पूछ लिया जाए बाई चांस कैसी दिखती है, माइक्रोस्कोप में मेडुला की लेयर जो है कैसी दिखती है, तो ये संकरी चौड़ी रेखा के रूप में दिखती है, संकरीय चौड़ी रेखा के रूप में दिखती है। ओके, क्लियर हुआ, रेखा के रूप में ये दिखती है। साथ ही साथ जिन तंतुओं में कहते हैं कॉर्टिकल सतह नहीं होती, उनका बड़ा भाग मेडुलरी कोशिका का बना होता है। मान लो कोई, हमने अभी ऊन में क्या बताई, 3 सतह होती हैं, एक कॉर्टेक्स बताई, दूसरी क्यूटिकल बताई और तीसरी मेडुला बताई, 3 सतह बताई। तो जिसमें मान लो ये वाली जो आपकी सेकंड वाली लाइन है ये नहीं है, मान लो किसी में ये गायब है, ओके, किसी ऊन में ये गायब है, तो उसमें मेडुला इसकी जगह ले लेगा, मतलब मेडुला इसकी जगह ले लेगा। तो जब मेडुला इतना ज़्यादा फैल जाएगा तो मतलब क्या हो गई, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं, मतलब जो निम्न कोटि के ऊन होंगे, निम्न कोट में ही तो ऊन में मेडुला ज़्यादा होता है ना, तो मतलब निम्न कोटि के ऊन जो होते हैं, अब आपसे ऐसा प्रश्न बन सकता है कि उसमें किसकी मात्रा ज़्यादा होगी, तो मेडुला की मात्रा ज़्यादा होगी। अगर आपसे पूछा जाए किसकी मात्रा कम होगी, किस आंतरिक परत की मात्रा कम होगी, तो आप कहोगे किसकी, क्यूटिकल की मात्रा जो है, सॉरी कॉर्टेक्स की मात्रा कम होगी। ठीक है, कॉर्टेक्स, हाँ, कॉर्टिकल मात्रा जो है आपकी यहाँ पर कम होगी। ठीक है, तो आगे हमने बात जो भी थी कर ली यहाँ पर। अब हम बात करते हैं आगे के प्रश्न की, रेशम की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रेशम आपको कैसा दिखेगा माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में, जब भी हम टेस्ट करेंगे तब। तो जब हम इसकी मतलब रेशम की बात करते हैं, तो जो आपके कच्चा रेशम जिसे हम पाला हुआ कहते हैं, कच्चे रेशम जो पले हुए होते हैं कोकून, या फिर हम इसको कल्टीवेटेड कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो
ये रेशम जो होते हैं कई प्रकार के आप होता है, जानते हो। एक होता है जो पाला जाता है, ठीक है, और एक जो रेशम होता है वो आपको जो जंगल वगैरह में प्राप्त होता है। एक्चुअली मैं चाह नहीं रही थी बहुत लंबी क्लास हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जब तक समझाऊंगी नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो क्लास लंबी हो जाएगी। जैसे कि रेशम के विषय में अगर थोड़ा सा पहले हम एक्स्ट्रा बता देते हैं जिससे आपको ये पॉइंट समझ में आ जाए। रेशम जो होते हैं उनकी प्राप्ति दो जगह से होती है। कहाँ से? एक तो होता है स्वनिर्मित रेशम, ठीक है, स्वनिर्मित रेशम होता है, ओके, रेशम होता है। दूसरा कौन सा होता है? आपका उत्पादित रेशम होता है। उत्पादित रेशम पूछा जाता है ना कि रेशम की प्राप्ति कितने प्रकार से होती है, तो हम कहते हैं दो प्रकार से, एक स्वनिर्मित रेशम, दूसरा उत्पादित रेशम, ठीक है। अब ये जो आपका बात करेंगे स्वनिर्मित की, जो स्वनिर्मित रेशम होते हैं ये आपके तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तीन कौन कौन से होते हैं? एक तो मूंगा रेशम होता है आपका, ओके, मूंगा मैं जल्दी जल्दी लिख देती हूँ, और दूसरा होता है आपका टसर रेशम, टसर रेशम, या तीसरा होता है अरंडी रेशम, ओके, अरंडी रेशम। तो ये जो होते हैं आपके रेशम, क्योंकि ये क्या होता है, इन्हें बाइल्ड सिल्क भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने आप निर्मित, स्वनिर्मित का मतलब क्या हुआ, अपने आप निर्मित हो जाते हैं। कहाँ? जैसे जंगल वगैरह है, तो इस वजह से ये तीन तरीके के, मूंगा रेशम, टसर रेशम, अरंडी रेशम, तो क्योंकि ये खुद परिपक्व हो रहे हैं तो इनकी ये विशेषता है अलग तरीके की, माइक्रोस्कोप में दिखेगी। और जो उत्पादित, अब हम इन्हें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, इसके लिए आप रेशम वाली क्लास पढ़ी होगी, जो हमारी पुरानी प्ले लिस्ट है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसमें रेशम की क्लास मिल जाएगी, आप देख सकते हो, मैंने पढ़ाया, पूरा डिटेल पढ़ाया है, तो वहाँ आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो होते हैं ये भी दो होते हैं, एक होता है लपेटा हुआ रेशम, ठीक है, लपेटा हुआ, और दूसरा कौन सा होता है? कटा हुआ, स्पंज, ठीक है, कटा हुआ रेशम। तो अब आपको क्लियर हो गया, उत्पादित ये अच्छे होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि ये आप जो है अपने हिसाब से इनको पूरा मतलब अच्छे गुण होंगे, क्योंकि इसको हम उत्पादित करते हैं, तो सब कुछ यहाँ पर वैज्ञानिक तरीके से होता है। लेकिन ये अपने आप हो जाते हैं पैदा, तो इस वजह से अपना निर्माण स्वयं करते हैं। तो ये कभी ओक की पत्तियाँ खाते हैं, कभी मतलब बबूल की पत्तियाँ खाते हैं, तो इन क्या होता है, अच्छे से इनका पोषण नहीं हो पाता, जिस वजह से ये रेशम थोड़ा भद्दा होता है, कुछ टूट भी जाता है। तो इस तरीके की इनमें बहुत सारे भारीपन भी होता है, कड़ा होता है, तो ये बहुत सारे अवगुण होते हैं इनमें। तो अब आपको रेशम क्लियर हो गया। अब हम यहीं पर इन सबको समझाएंगे, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में आपको ये सब पढ़ने पड़ेंगे। आपसे पूछा जाए कि जो कच्चा रेशम होता है या कल्टीवेटेड ककून होते हैं, उनसे जो रेशम प्राप्त होते हैं हम उनको क्या कहते हैं? तो ये बाब कहलाते हैं, ठीक है, बाब। अगर आपसे पूछा जाए, एक बात ध्यान से सुनिए, ये प्रश्न बन सकता है कि बाब क्या होता है, ठीक है, तो बाब और ब्रिन भी पूछा जा सकता है, ब्रिन भी दिया हुआ है, अभी हम बात करेंगे कि ब्रिन क्या होता है और बाब क्या होता है। तो रेशम में जो बाब होता है, ये क्या बताया हमने, जो कल्टीवेटेड सिल्क होते हैं या जो कच्चा रेशम होता है, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं? बाब कहते हैं, ओके। अब हम इनको जब बाब कह लो या चाहे कल्टीवेटेड सिल्क कह लो, इनको हम जब सूक्ष्मदर्शी यंत्र में देखते हैं तो ये कैसे दिखते हैं? दीर्घ वृत्ताकार दिखते हैं, दीर्घ वृत्ताकार, ओके। इन्हें नोट कर लो, बस याद कर लो, ओके, समझ लो और थोड़ा याद कर लो, और ये याद करे बिना तो चलना नहीं, ओके। जिसको हम कहते हैं एलिप्टिकल, ठीक है, एलिप्टिकल, इंग्लिश में लिख देती हूँ, एलिप्टिकल हम इसको कहते हैं, ओके, एलिप्टिकल या फिर दीर्घ वृत्ताकार, ये एल है, ओके, मतलब इस तरीके का ये दिखाई देता है। अब इसमें क्या होता है? फाइब्राइन बना हुआ होता है एक। फाइब्राइन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप जानते हो उसमें फाइब्रिन प्रोटीन होती है, तो उससे बना हुआ होता है, इसलिए इसको हम फाइब्राइन कहते हैं, ठीक है। तो एक फाइब्राइन रचना होती है जिसमें दो फिलामेंट होते हैं। फाइब्रिन, जब भी आप फाइब्राइन को खोलोगे तो इसमें दो फिलामेंट दिखाई देते हैं, और जो ये दोनों फिलामेंट है, मान लो जो रेशा हमने क्या कर, रेशम जो होता है वो रेशे में नहीं मिलता, वो हमेशा धागे के रूप में मिलता है, और ये खुद से ही दो धागों में जो लपेटा हुआ होता है, ठीक है। दो धागों में जब आप इसे खोलोगे दो तरीके की इसमें दो धागे दिखेंगे, दो फिलामेंट दिखेंगे, क्योंकि रेशम फिलामेंट रेशा होता है, क्योंकि लंबा होता है, ठीक है। तो इसमें दो होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जो ये दो फिलामेंट पाए जा रहे हैं, अगर रेशम में ये पूछा जाए कि रेशम को जब खोलते हैं तो उसमें दो और फिलामेंट दिखते हैं, उन दो फिलामेंट को क्या कहते हैं? तो इन्हीं को हम ब्रिन कहते हैं, ओके। दो फिलामेंट को संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? ब्रिन कहते हैं, ओके, ब्रिन कहते हैं। तो आई होप आपको ये ब्रिन और बाब क्लियर हो गया होगा। जो कल्टीवेटेड सिल्क होता है, लपेटे हुए सिल्क होते हैं, हम उसको बाब कहते हैं, और जो ब्रिन होता है, जो दो फिलामेंट होते हैं, उनको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों को अलग अलग ब्रिन कहते हैं, दो रचनाएं हैं, इनको हम क्या कहते हैं? ब्रिन कहते हैं। अब जब ये दोनों ब्रिन है, मैंने क्या कहा, ये लपेटे हुए होते हैं, मान लो ऐसे हैं, एक रेशा ये है, ठीक है, और एक रेशा ये है, तो ये दोनों लपटे हुए हैं ना,
तो यहाँ पर जो ये दोनों जुड़े हैं भाई, ये जो लपटे हुए हैं जुड़े किस चीज़ से हैं, तो ये जो रेशे जुड़े हैं सेरेसिन गोंद से। तो ये कहाँ दिख रहा है, ये भी माइक्रोस्कोप में दिख रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सेरेसिन भी दिखता है माइक्रोस्कोप से, जब टेस्ट करोगे आपको सेरेसिन दिखेगा। जब आप माइक्रोस्कोप से टेस्ट करोगे तो आपको इसमें जो फाइब्रिन प्रोटीन होता है वो भी दिखेगा, क्योंकि उसमें आप सूक्ष्म रचना भी देख सकते हो। बकाया और भी चीज़ें जो होती हैं, जो रचनाएं होती हैं, हम वो भी अभी धीरे धीरे सब क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो सेरेसिन गोंद होता है, जिस वजह से रेशम की सतह कैसी दिखती है माइक्रोस्कोपिंग टेस्ट में, असमान सतह दिखती है, ठीक है। तो अब आपसे प्रश्न बने कि माइक्रोस्कोपिंग टेस्ट में रेशम की सतह कैसी दिखती है, असमान दिखती है। पूछा जाए क्यों दिखती है, क्योंकि सेरेसिन गोंद होता है तो वो चिपका होता है, कहीं ज़्यादा चिपका होता है, कहीं कम चिपका होता है, इस वजह से ये दिखता है। आपसे पूछा जाए फिलामेंट दो कैसे किस वजह से बंधे होते हैं, तो वो सेरेसिन की वजह से ही एक दूसरे से चिपके होते हैं, क्योंकि गोंद होता है, ये चिपका है हुए रहता है। आपसे पूछा जाए कि जो दो फिलामेंट जो लिपटे हुए होते हैं वो उन्हें क्या कहते हैं, तो ब्रिन कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न आपसे बने तो आप आंसर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं जंगली रेशम की, कि माइक्रोस्कोपिक टेस्ट जब हम करते हैं तो जंगली रेशम कैसा दिखेगा। वही हमने अब जो बताया अभी आपसे, टसर, मूंगा वगैरह, तो ये आपको कैसे दिखेंगे सबकी हम बात लगभग कर लेंगे। तो जो जंगली आपके रेशम होते हैं कैसे दिखते हैं, मोटे दिखते हैं, खुरदरे दिखेंगे माइक्रोस्कोपिंग टेस्ट में, क्योंकि अच्छे नहीं होते, ये अपने हिसाब से पैदा होते हैं, सही से पोषण नहीं मिलता है, ठीक है। कभी कभी कोकून पक जाता है और फट जाता है तो टूटे हुए भी होते हैं, तो ये चपटे दिखाई देते हैं, ठीक है। अगर निर्मित रेशम है, ओके, निर्मित रेशम किया गया है, निर्मित रेशम है, तो निर्मित रेशम कैसा होता है, संकरा होता है, ओके, संकरा होता है, ओके। जंगली रेशम हमने बताया कैसा, मोटा खुरदरा होता है, और जो आपका निर्मित रेशम होता है वो कैसा होता है, संकरा तंतु होता है, और इनमें कोई भी चिन्ह दिखाई एक्स्ट्रा नहीं देता, कोई भी चिन्ह यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं दिखाई देता, ओके। अब जंगली ही रेशम की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये कैसा होगा, मतलब क्योंकि ये मोटा खुरदरा है, चपटा है, तो ये चौड़ा भी दिखेगा, कैसा दिखेगा, चौड़ा भी दिखेगा, चौड़ा, ओके, चौड़ाई में होगा, थोड़ा मोटा सा दिखेगा, ठीक है। और इसमें क्या होती हैं, अनुदैर्घ्य रेखाएं, अनुदैर्घ्य रेखाएं भी दिखाई देती हैं, ठीक है, अनुदैर्घ्य रेखाएं भी इसमें दिखाई देती हैं। जब भी आप सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखते हो, और रंग कैसा होता है, इसका गहरा रंग दिखाई देता है, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी रंग रेशम जो होता है सूक्ष्मदर्शी यंत्र में गहरे रंग का दिखाई देता है। अब रंग तो नहीं दिया इसमें कि किस तरीके के रंग का होता है, लेकिन हाँ इसमें गहरा रंग दिखाई देता है, जो भी रंग है वो डार्क दिखता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं रेयॉन की। थोड़ी क्लास, क्या हमें लग रहा है आज ज़्यादा ही लंबी क्लास हो जाएगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ टॉपिक आज कंप्लीट कर दूंगी। रेयॉन जो होता है कैसा दिखता है माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में, कांच के समान। कोई टॉपिक ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा समय लग रहा है, कोई टॉपिक ऐसे हैं जिसमें जल्दी निपट जा रहा है, तो रेयॉन में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस थोड़ी जल्दी जल्दी बता देते हैं। है लंबा ये रेयॉन भी, कम नहीं, क्योंकि 3-4 तरीके के रेयॉन होते हैं, ठीक है। तो ये कांच के समान दिखता है। अनुदैर्घ्य का जो काट होती है इनकी एक समान डायमीटर की होती है, ठीक है, एक समान डायमीटर की होती है अनुदैर्घ्य काट। अनुदैर्घ्य काट अगर पूछी जाए कैसी होती है रेयॉन की, तो कैसी होती है, एक समान होती है, बिल्कुल डायमीटर इसका एक समान होता है, ओके। आपने कल की क्लास देखी, डायमीटर क्लियर हो गया होगा, माइक्रोन क्या होता है, व्यास क्या होता है, डायमीटर, ये तीनों एक ही होते हैं। खास तौर से जो महीनता को मापते हैं ये रेशों की, खास तौर से प्राकृतिक रेशों की महीनता को मापते हैं, ठीक है। विशेष तौर पर पूछा जाए तो आप ये आंसर करोगे, ओके। तो यहाँ पर अनुदैर्घ्य जो होती है, एक काट जो होती है रेयॉन की, तो इसमें ये इसका डायमीटर कैसा होता है, एक समान डायमीटर के ये होते हैं, ओके। आगे अगर हम बात करते हैं अनुदैर्घ्य काट की बात कर ली, अनुप्रस्थ काट अगर देखें इसकी, रेयॉन की अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट अगर देखें तो इसमें क्या होते हैं, महीन कण दिखते हैं। तो आपसे पूछा जाए महीन कण किसमें दिखते हैं, तो इसकी अनुप्रस्थ काट में दिखते हैं, ओके। अनुप्रस्थ काट में महीन कण दिखते हैं, जिसकी वजह से ये कैसा लगता है, चमकहीन लगता है। इन्हीं कण की वजह से ये चमकहीन रेयॉन दिखाई देता है माइक्रोस्कोपिंग टेस्ट में। अब क्योंकि आप जानते हो रेयॉन जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो अभी हम थोड़ा बात करेंगे विस्कोस रेयॉन, ये किस तरीके का दिखता है। चलो मैं लिख देती हूँ विस्कोस रेयॉन, विस्कोस रेयॉन। बीबर क्रॉस मीडल ने इसको खोजा था, ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है। विस्कोस रेयॉन की बात करें तो इसकी भी अनुप्रस्थ काट आपसे पूछी जा सकती है, अनुप्रस्थ काट आपसे पूछी जा सकती है। कैसा दिखता है ये, अनियमित आकार, इसका अनियमित आकार। अभी हमने बताया था डायमीटर एक समान होता है, लेकिन जो विस्कोस रेयॉन होता है ये अनियमित आकार का दिखता है, ओके, अनियमित आकार का दिखता है, ओके। आगे अगर हम बात करें इसी के अनुदैर्घ्य, ये तो अनुप्रस्थ काट थी, अनुदैर्घ्य काट की अगर हम बात करें, अनुदैर्घ्य काट
किसकी? अभी तक हमने नॉर्मल रेयॉन की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं स्पेशली विस्कोस रेयॉन की। ठीक है, तो इसमें कैसी लंबी धारियाँ दिखाई देती हैं, लंबी अनुदैर्ध्य काट में क्या दिखता है? लंबी धारी। साथ ही साथ लंबी धारी के बाद के साथ अगर हम बात करें तो इसमें महीन रेखाएं दिखाई देती हैं, महीन रेखाएं। ओके, और चमकदार इसकी सतह होगी। ठीक है, चमकदार जो होती है इसकी सतह होती है। आगे अगर हम बात करें कुछ रेयॉन की, जैसे कि समझ लो कुप्रामोनियम की बात कर रहे हैं आगे, क्योंकि ये रेयॉन्स अभी 3-4 तरीके के तो होते ही होते हैं, 3 तो होते ही हैं, बकाया और भी होते हैं इनसे मिले जुले। ठीक है, कुप्रामोनियम की अगर हम बात करते हैं तो कुप्रामोनियम में कोई चिन्ह नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी हमने क्या बताया आपको, अभी हमने विस्कोस रेयॉन की बात करी थी, सॉरी नॉर्मल रेयॉन की बात की थी, तो हमने बताया था उसमें कण दिखाई देते हैं। ठीक है, कण दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर कुप्रामोनियम में कोई भी किसी भी तरीके के कण वगैरह हमें नहीं दिखते। कैसा दिखता है? ये समतल होता है, समतल होता है। समतल के साथ ही साथ अगर हम बात करें तो समतल के साथ साथ ये चमकदार होता है, चमकदार, क्योंकि अब मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक है, चमकदार तंतु होता है, और ये इसकी काट कैसी दिखती है? अनुप्रस्थ काट। ओके, अनुप्रस्थ काट इसकी अगर पूछी जाए कैसी दिखती है, अनुप्रस्थ काट, तो ये कैसी दिखती है? ये गोल दिखाई देती है। ओके, तो कुप्रामोनियम की अनुप्रस्थ काट कैसी? गोल दिखाई देती है। यहाँ पर अगर एब्रल रेयॉन की बात करें, एब्रल रेयॉन जो होता है, एब्रल रेयॉन, ओके, एब्रल रेयॉन होता है, ये कैसा दिखता है? कुप्रामोनियम जैसा ही ये दिखता है। ठीक है, कुप्रामोनियम जैसा ही दिखता है, जैसे कुप्रामोनियम दिख रहा है ना, गोल, समतल, चमकदार, ऐसा ही ये दिखेगा। यहीं पर अगर जेंटल रेयॉन की बात करें, जेंटल, जेंटल रेयॉन, हालांकि अभी तक इसमें इसके विषय में पूछा नहीं गया है, तो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई लेवल जैसे जैसे बढ़ता है क्वेश्चन टफ आ सकते हैं। ठीक है, स्केल्स के विषय में पूछा गया, आपको पता है उनकी आंतरिक परत के विषय में, जो पहली क्यूटिकल परत है उसके विषय में पूछा गया, तो हो सकता है इसमें भी थोड़ा अंदर से पूछ लिया जाए। तो जेंटल रेयॉन जो होता है, इसकी अनुप्रस्थ काट में अगर बताएं तो ये गोल से अंडाकार दिखता है। अनुप्रस्थ काट लिख लीजिएगा, गोल से अंडाकार। ओके, अंडाकार ये दिखाई देता है, अंडाकार दिखाई देता है, बकाया इसमें चकत्ते भी दिखते हैं और ये चमकहीन दिखाई देता है। अब हम बढ़ जाते हैं आगे, अब बात करेंगे नायलॉन की। नायलॉन का जो रेशा होता है ये कैसा दिखता है? नायलॉन, बहुत जल्दी जल्दी मैं कोशिश करूंगी कवर करने की। नायलॉन जो होता है, बहुत जल्दी आप लोग भी लिख लीजिएगा, महीन, सूक्ष्म तथा गोल दिखता है। ओके, सूक्ष्म तथा गोल दिखाई देता है। ओके, गोल, चिकना, सारे शब्द लिख लीजिए, अच्छे अच्छे हैं इसके लिए, तो क्योंकि ये एक अच्छा फाइबर माना जाता है। अर्धपारदर्शक, अर्धपारदर्शी, ये सारे शब्द किसके लिए हैं? नायलॉन के लिए हैं। ठीक है, तथा इसमें क्या होता है? मल्टी लेवल पाए जाते हैं, द्विघटक दिखाई देता है, द्विघटक, मल्टी लेवल बोलते हैं इसको हम, मल्टी जैसे मल्टी सेलुलर ऊन होता है, तो इसको हम, क्योंकि इसमें द्विघटक है, उसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, इसलिए मल्टी सेलुलर बोलते हैं, तो इसको हम मल्टी लोबल बोलेंगे, मल्टी लोबल। ओके, तो ये इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, पूछा जा सकता है, क्योंकि वो जो बहुकोशिकीय रेशा ऊन होता है इसके विषय में मल्टी सेलुलर होता है, कई बार ये प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पूछी जा सकती हैं, पुराने के आधार पर भी कुछ चीज़ें समझ लेना चाहिए। पॉलिएस्टर में जैसे इसका पॉलिएस्टर जो होता है, डेक्रॉन भी पॉलिएस्टर का ही एक प्रकार है, ध्यान रखिएगा। तो हम बात करते हैं पॉलिएस्टर की संरचना में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि अपने हिसाब से बनाया हुआ रेशा होता है, और जो डेक्रॉन की संरचना होती है पॉलिएस्टर की सेम ही होती है, क्योंकि पॉलिएस्टर का ही प्रकार डेक्रॉन है, बिल्कुल। ठीक है, तो इसका आकार कैसा होगा? नियमित होगा। ओके, नियमित होता है, क्योंकि ये भी मानव निर्मित रेशा है। सीधा चिकना होगा, बिल्कुल सीधा चिकना। पूर्णतः गोल होगा, गोल होता है पूर्णतः, जैसे धागा होता है, क्योंकि धागा ही रेशा, रेशा ही धागा होता है, ये तो आपने पढ़ाई होगा। ठीक है, दोनों काट में, चाहे अनुदैर्ध्य की बात करें चाहे अनुप्रस्थ, ठीक है, दोनों अनुदैर्ध्य हो चाहे अनुप्रस्थ हो, लिख लीजिएगा, दोनों अपने आप लिख लीजिएगा, चित्तीदार दिखाई देता है। ठीक है, क्लियर हुआ? दोनों में कैसा दिखता है? आकृति चित्तीदार, चाहे अनुप्रस्थ काट हो चाहे अनुदैर्ध्य काट हो, दोनों काट में ये चित्तीदार दिखाई देता है। एक्रिलिक भी आप जानते हो कई प्रकार के होते हैं, तो एक्रिलिक कई प्रकार के होते हैं, जिसमें हम बात करेंगे एक्रिलॉन की। ओके, एक्रिलिक के भी बहुत सारे ट्रेडमार्क हैं। तो एक्रिलिक, या जिसे हम एक्रिलॉन पढ़ रहे हैं, तो जो एक्रिलॉन एक्रिलिक रेशा होता है, एक्रिलॉन एक्रिलिक रेशा, क्योंकि ये एक्रिलिक का प्रकार है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ, जो एक्रिलॉन एक्रिलिक रेशा होता है उसकी अनुप्रस्थ काट कैसी होती है? अनुप्रस्थ काट
शॉर्टली लिख रही हूँ, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी, प्रश्न आ सकते हैं कभी भी एग्जाम में। ठीक है, तो ये फलियों के आकार की होती है, फलियों के आकार की, क्योंकि आपने एक बार न्यूज़ पढ़ी होगी, आई थी कि आयोग के सामने प्रश्न बनाना बहुत बड़ी अब समस्या हो गई, सारे प्रश्नों के आंसर आने लगे हैं बच्चों को, तो बहुत बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, इतनी तो सीट नहीं होती। ठीक है, तो क्यों कहा गया, क्योंकि अब मतलब क्वेश्चन इसीलिए कहा गया, हो सकता है आप नए नए क्वेश्चन निकालें, क्योंकि पुराने क्वेश्चन के आंसर तो सब बच्चों को रट चुके हैं प्रैक्टिस कर करके। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी चैनल प्रैक्टिस कराते हैं, तो जितने भी PYQ होते हैं उनकी धज्जियाँ उड़ चुकी होती है, तो सभी बच्चों को रट जाते हैं आंसर। तो इसलिए अब आपको नए प्रश्न भी पढ़ने चाहिए। तो ये इसकी अनुप्रस्थ काट कैसी दिखती है, फलियों के समान दिखती है। ओके, क्योंकि रिबन के समान, कपास की, ये सारी कई बार पूछी जा चुकी है, तो हो सकता है नए प्रश्न बने। अनुदैर्घ्य काट आपसे पूछा जाए, अनुदैर्घ्य काट अगर आपसे पूछा जाए तो अनुदैर्घ्य काट कैसी होती है, इसकी चिकनी होती है, सीधी होती है, चिकनी सीधी सीधी। साथ ही बात करें चित्ती युक्त, चित्ती युक्त, चित्ती युक्त, चमकदार, अर्धमंद होती है। मैं और जल्दी जल्दी लिख रही हूँ इसलिए और राइटिंग खराब हो रही है। चमकदार और अर्धमंद होती है। ओके, अर्धमंद होती है। ओके, मैं किसी का समय बर्बाद नहीं करना चाहती, ना ही आपका ना ही अपना, क्योंकि सभी को का समय बहुत महत्वपूर्ण है और इस समय तो सभी के पास समय कम है। ओके, अब बात कर लेते हैं हम ऑर्लॉन की। इसी में अभी एक्रिलॉन पढ़ लिया, दूसरा प्रकार हो गया ऑर्लॉन, ये भी किसका, एक्रिलिक का ही प्रकार है। ओके, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्रिलिक के पास कितने ट्रेडमार्क हैं, एक्रिलॉन, ऑर्लॉन, क्रिस्लॉन, ये इसी के प्रकार हैं। ठीक है, जो ऑर्लॉन होता है ये भी जो अनुप्रस्थ काट, वही अनुप्रस्थ काट डाल लीजिएगा हेडिंग। अनुप्रस्थ काट अगर पूछा जाए तो चपटी, और एक चीज़ और याद रखिएगा, ये स्वान की हड्डी के समान, स्वान जानते हो, हंस कहते हैं, तो स्वान की अस्थि के समान होती है इसकी रचना, स्वान। ठीक है, तो ये प्रश्न बन सकता है, मतलब एक अलग ही प्रश्न है, स्वान की अस्थि के समान किसकी रचना होती है, ऑर्लॉन की। ओके, कौन सी काट होती है, ये अनुप्रस्थ काट। जो अनुदैर्घ्य काट है ये शायद ही कभी नहीं पूछा जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत कॉमन है, ऐसे भी इतना भी मतलब चपटी तथा समतल होती है। ठीक है, लेकिन आपसे ये प्रश्न बन सकता है अनुदैर्घ्य वाला, सॉरी अनुप्रस्थ वाला। ओके, तो ये सीधी और चपटी, चपटी तथा समतल, ओके, तथा समतल होती है। ओके, समतल होती है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो आपका नेक्स्ट है क्रिस्लॉन। क्रिस्लॉन भी शायद ही पूछा जाएगा, लेकिन यह पता होना चाहिए। ये इसकी अनुप्रस्थ काट कैसी होती है, गोल होती है। अनुप्रस्थ कैसी होती है, गोल होती है, गोल गोल रचना होती है। जो अनुदैर्घ्य होती है, अनुदैर्घ्य, ठीक है, एक को मैं शॉर्ट लिख देती हूँ, दूसरे को पूरा। अनुदैर्घ्य होती है सीधी और समतल होती है, सीधी और समतल। तो इनसे ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा और इसमें ज़्यादा दिया भी नहीं है कुछ, थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है बस उन्हीं की हमने बात की है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कांच की, रबर की विषय में बात कर लें। रबर की बात कर लें। रबर, अब ये आप सोचें एक्रिलिक का प्रकार नहीं है, रबर अलग है। ठीक है, तो रबर की अगर हम बात करते हैं तो इसकी अनुप्रस्थ काट कैसी होती है, अनुप्रस्थ काट गोल होती है। ओके, गोल होती है। तथा अनुदैर्घ्य काट की अगर हम बात करें, अनुदैर्घ्य काट की अगर हम बात करें, अनुदैर्घ्य, तो ये चिकनी होती है। ठीक है, चिकनी। ऑलिफिन्स की भी यहीं पे बात कर लेते हैं। ऑलिफिन्स की अगर बात कर लेते हैं तो ये इसकी भी अनुप्रस्थ काट कैसी है, अनुप्रस्थ काट कैसी है, गोल है। इसकी भी ज़्यादातर रेशों की गोल है। अगर बाई चांस क्वेश्चन आए और बिल्कुल याद ही नहीं है, किसी भी तरीके से समझ नहीं आ रहा है, तो चाहे आपका क्रिस्टलॉन है ये भी गोल दिखता है, आपका ऑलिफिन भी गोल दिखता है, आपका सरन जो है वो भी गोल दिखता है। ठीक है, कह सकते हैं कांच भी आपका गोल दिखता है, रबड़ भी आपका गोल दिखता है। तो ये आपकी ज़्यादातर रेशे जो हैं गोल दिखते हैं, गोल रचना लगभग रेशों की दिखती है। ठीक है, नायलॉन भी आपका गोल दिखता है। ओके, ऊन भी कैसा होता है, आकार में नियमित होता है, गोल होता है। ठीक है, कपास का रेशा गोल होता है, उसका भी फुज्जीदार, किनारे फुज्जीदार और वैसे गोल होता है। तो इस लगभग रेशे गोल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये गोल आकृति वाले जितने थे वो सब निपट गए हैं लगभग। अब हम बात करते हैं किसकी, बात करेंगे रासायनिक परीक्षण की। ठीक है, रासायनिक परीक्षण पर हम आ जाते हैं जल्दी से। बहुत ही इम्पोर्टेंट है रासायनिक परीक्षण, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, रासायनिक परीक्षण की आप जब भी बात करेंगे तो आप रसायन से ही समझ गए होंगे, इसमें केमिकल का प्रयोग होगा। ओके, केमिकल का प्रयोग होगा, जिसको हम कह सकते हैं, या हम रासायनिक परीक्षण अलग क्लास में कर लें, क्या करें, बहुत लंबी क्लास हो रही है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है ये।
ठीक है, रासायनिक परीक्षण हम कल की क्लास में करते हैं, क्योंकि सच में ये मतलब 20 मिनट बेशक लगे या 30 मिनट लगे तो वो आप कम से कम देख तो लोगे। लेकिन अगर अब ये 1 घंटे से ऊपर की हो चुकी है क्लास, ठीक है, 1 घंटा तो पहुंच ही चुका है, ओके, तो भी मतलब ये क्लास लंबी हो जाएगी आपकी काफ़ी। तो इतनी लंबी क्लास आप नहीं देख पाओगे, तो हम कल की क्लास में कर लेते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।